हेलो डिप्लोमा एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एग्ज़ाम आपका नज़दीक आने वाला है, तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? अच्छी ही चल रही होगी। और मैं क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। बहुत बच्चे मुझे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी मैसेज कर रहे थे, और ऑफलाइन बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्लास 10th बोर्ड का रिज़ल्ट कब आएगा। तो यूपी बोर्ड वालों ने एक अपने ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें यह मेंशन है कि वो 27 अप्रैल से पहले एक रिज़ल्ट दे देंगे। ठीक है, तो 27 आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो 22 या 23 तक क्लास 10th का रिज़ल्ट दे देंगे। ठीक है, तो वो बच्चे भी तैयार हो जाएं भाई, जिनको मिठाइयाँ मिलने वाली हैं, खूब घर में इज्जतें मिलती हैं। 10th में लड़का मेरा टॉप किया, और वो तो बिल्कुल तैयार हो जाएं जो पिटने वाले हैं घर पे, जिनका अच्छा नहीं गया है बोर्ड। क्योंकि यार क्लास 10th का बोर्ड का ही मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप थोड़े रूरल एरिया से रहते हैं, तो आपसे जनरली पूछा जाता है कि क्या बच्चा क्लास 10th में कितना पाया था तुमने। तो इसलिए क्लास रिश्तेदारों से अपने बचना है, इस सब प्रेशर से बचना है, तो क्लास 10th में आपको अच्छा करना था। ठीक है, अब तो जो हो गया, बट आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है पॉलिटेक्निक की। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए हम जो सीरीज चला रहे थे यूपी पॉलिटेक्निक का, मैथ्स आपको राहुल सर पढ़ा रहे थे, और मैं फिजिक्स का एक लेक्चर लेके आया था, और थोड़ा लेक्चर आने में डिले हो गया, हेल्थ का उसी था मेरा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2021 का सॉल्व करा रहे थे, फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर लिया था। ठीक है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन में से हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो आज हमारा टारगेट है कि 61 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यार ये चांस मत जाने देना अपने हाथ से, जो कि आप लोगों को मिला हुआ है। खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट को, मैं जो अभी रिसेंट में पेपर दे के आया हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यार उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई, जिन्होंने फॉर्म भरा है। क्योंकि अभी वो रिसेंट ही पढ़ के आए हैं क्लास 10th का सारा सिलेबस, साइंस का, मैथ्स का। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को देखा है, ग्रुप ए में जो बच्चे भरते हैं उनका सिलेबस आपने देखा है क्लास 10th बेसिस पे होता है। तो यार जाओ, फोड़ के आओ एकदम एग्ज़ाम को अच्छे से। ठीक है, मस्त करके आओ। और बाकी जो प्रॉब्लम हो यार, हम लोग जुड़े हुए हैं तुमसे। ठीक है, टेलीग्राम का भी हमने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया था लास्ट वीडियो में भी, अभी भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी कोई डाउट हो आप सब, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नो डाउट पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि अ बॉडी वेट 75 ग्राम इन एयर, 51 ग्राम when completely immersed in unknown liquid। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बॉडी है, एक बार उसको हम किसी लिक्विड में डिप कर रहे हैं, ठीक है, और एक बार वाटर में इमर्स्ड कर रहे हैं। तो हमको उनकी फाइंड द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। सो अननोन लिक्विड में डिप कर रहे हैं, तो उसकी हमें डेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेंसिटी जानते होंगे, घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है, डेंसिटी का फॉर्म सिंबल होता है रो। थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बट यार जब आप एग्जाम में करने जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इन सब क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े आते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन फार्मूला पे पुट करो, तुरंत आंसर पाओ। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है एक बार मैं लिख लेता हूँ। पहले है कि एक्चुअल वेट ऑफ लिक्विड, हाँ इसको इरेज कर देता हूँ। एक्चुअल वेट ऑफ लिक्विड कितना है, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 75 ग्राम। ठीक है, और सेकेंड क्या है? वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। ठीक, कितना है वेट दिया हुआ क्वेश्चन में लिक्विड में? 51 ग्राम। ठीक है, एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी इन एयर, सॉरी एक चीज मैंने गलत लिख दिया है। एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी इन एयर। ठीक, एयर में बॉडी का एक्चुअल वेट कितना है वो 75 ग्राम है। अब वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, लिक्विड में कितना हुआ? 51 ग्राम। अब लिखेंगे वेट ऑफ बॉडी इन
वाटर, वाटर में कितना दिया हुआ है 60, ठीक है 67 ग्राम। तो ये गिवन जो था मैंने लिख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का ये अपने लिख लिया होगा, मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन में लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि लॉस ऑफ वेट लिक्विड में कितना वेट लॉस हुआ है और वाटर में कितना वेट लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं निकाल लेता हूँ लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, ठीक। जब उस बॉडी को लिक्विड में हम डिप कर रहे हैं तो कितना वेट लॉस हो रहा है, ओरिजिनल वेट माइनस लिक्विड में कितना आया था 51 ग्राम, कितना आया ये 24 ग्राम, ठीक है। सेकंड क्या है कि अब उस बॉडी को जब हम वाटर में इमर्ज्ड कर रहे हैं तो उसमें कितना लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ठीक है। ओरिजिनल वेट कितना था 75 ग्राम माइनस 67 ग्राम, कितना आया 8 ग्राम, ठीक। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैं क्या बता रहा था आपको, यही सेम लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन में लॉस ऑफ वेट इन, ये मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, इन वाटर, ठीक है। तो लिक्विड में हमारा कितना वेट था लॉस होने के बाद 24 ग्राम, वाटर में कितना है 8 ग्राम, कितना है ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेट की बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी हमारी कितना आ गया, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है मैं बताया था ना, ग्राम मतलब केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 62 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड भी कर लेता हूँ। टू अनलाइक फोर्स पैरेलल फोर्स 2 न्यूटन एंड 16 न्यूटन, दो अनलाइक फोर्स है, ठीक है। अनलाइक मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 16 न्यूटन, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है तो वो अनलाइक ही तो हुए हैं, और ये दोनों फोर्स क्या है पैरेलल ही तो है आपस में, और इनमें सेपरेशन कितना है, मतलब कितना गैप है इनके बीच में 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर, द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू एक्ट इन एट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर फोर्स से कितनी दूरी पे है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कहीं रिजल्टेंट फोर्स इसका यहाँ पे है ऐसे आर, नीचे की तरफ आर दिखा देते हैं उसको, ठीक। और कितना डिस्टेंस पे है ये, ग्रेटर फोर्स से एक्स डिस्टेंस पे। अब रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला आपको पता होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स होता है, ठीक है। यार क्लास 9th वगैरह में तो पढ़े होंगे फोर्स के बारे में, ठीक, थोड़ा बहुत अगर बेसिक्स आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो। चलो मैं एक बार ये करके बता देता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा हमारा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम ग्रेटर फोर्स को ए लेते हैं और स्मॉलर को बी लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, लिख लो भाई, ग्रेटर माइनस स्मॉलर फोर्स, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटर फोर्स कितना है हमारा 16 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया हमारा 14 न्यूटन, ठीक है। अब रिजल्टेंट 14 न्यूटन आ गया, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई 14 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट ग्रेटर फोर्स से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये क्या है, ये पूरा जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए इसका अगर हम मोमेंट लेंगे तो जितना इस फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा यहाँ पे, उतना ही इस फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा इस पॉइंट पे, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये तो यार बेसिक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका मोमेंट लेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, यहाँ लिखते हैं हम इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम लेंगे तो पहले छोटे वाले फोर्स का मोमेंट लेते हैं, तो 2 इंटू कितना डिस्टेंस पे है 21 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स, ठीक है। मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 2 न्यूटन का लग रहा है, डिस्टेंस कितना है 21 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 42 प्लस 2x इज इक्वल टू 16x। यहाँ से सॉल्व अगर कर रहे हैं हम
सही है, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा ये उधर जाएगा 14, तो 42 इज इक्वल टू 14x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 3 आ गई ना, 14×42 3 मीटर, ठीक है भाई। देख लो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 मीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ ये भी लिख देता हूँ x इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है यार, करते रहो बस, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने 62 क्वेश्चन देख लिया था, अब 63 क्वेश्चन पे आते हैं। और 63 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 20 कूलम एट दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन पर कूलम, सॉरी। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, चार्ज कितना दिया हुआ है 20 कूलम, तो हमें क्या बताना है फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लास 10th में शायद ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी आया था उसमें पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। फॉर्मूला क्या था उसका कि F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू क्या है, चार्ज है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, तो फोर्स की अगर इस यूनिट से भी हम जाते हैं तो देखो भाई फिजिक्स यार एक बोरिंग सब्जेक्ट तो है, बट थोड़ा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे, फील लेके पढ़ना फिजिक्स को। फील नहीं आता है बहुत बंदों को फिजिक्स में भाई, तो फील लेके लाने की बहुत ज़रूरत है आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो इस फॉर्मूले से भी यूनिट हमको न्यूटन ही आनी चाहिए ना। देखते हैं हम न्यूटन कैसे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम इंटू कूलम, कूलम से कूलम काट दे, क्या बचा हमारे पास, यूनिट दोनों तरफ बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, एक बार मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ इस फार्मूले को। इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू क्या है, इसको स्मॉल क्यू कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 30 न्यूटन पर कूलम, और चार्ज कितना दिया हुआ है 20 कूलम। फॉर्मूला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब इस फॉर्मूले को सिंपली हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। इस फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30 न्यूटन पर कूलम इंटू 20 कूलम, कूलम से कूलम कट गया तो F इंटू 20, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 न्यूटन, आ गया भाई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी 64 पे आते हैं यार, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, फ्रिक्शन का। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 6 kg इज पुल्ड, स्क्रीन पे आपके आ गया क्वेश्चन, इज पुल्ड अक्रॉस ए रफ सरफेस बाई 54 न्यूटन फोर्स, ठीक है, against a friction force F. The acceleration of block is 6 meter per second square. Then the value of friction force is. देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई वुडन ब्लॉक है, और नीचे से करें भाई, क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है। सॉरी एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, कितना है 6 kg का, 6 kg का ब्लॉक है, उसको हम पुल कर रहे हैं 54 न्यूटन का फोर्स लगा के अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स F। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, मान लेते हैं F दी हुई है, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स आपको पता ही है कि जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, किसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। उस पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। गिवन अप्लाइड फोर्स कितना है हमारा, गिवन अप्लाइड फोर्स, गिवन न्यूटन, 54 न्यूटन है। और इस एक्सेलरेशन के कारण कितना फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ठीक है। जितना फोर्स लगा रहे हैं 54 न्यूटन और एक्सेलरेशन के कारण, तो सिंपल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मास कितना है 6 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा 36 न्यूटन, या इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या होती है फोर्स की, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स आ गया हमारा, ठीक। हम बॉडी पे फोर्स कितना लगा रहे हैं 54 न्यूटन का, और एक्चुअल में फोर्स कितना लगना चाहिए इस पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है और जो एक्चुअल फोर्स है उसको माइनस कर देंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना था 54 न्यूटन माइनस 36 न्यूटन। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। ये क्या है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। इसलिए तो यार अभी करने मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, आप लोग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लेता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 4% एंड मास ऑफ अर्थ अनचेंज्ड, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी चेंज्ड बाय, ठीक है। स्मॉल जी क्या होता है आप सभी को पता होगा, स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चा, ठीक। तो स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के टर्म में। तो स्मॉल जी का फार्मूला मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा फार्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये सब जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिख रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा भाई, अच्छे से थोड़ा कर लेना इन सब फार्मूले को जाना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। एक अलग से नोट्स बना लेना। स्मॉल जी बता दिया मैंने क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस फार्मूले पे हम पुट करेंगे, फार्मूला क्या बताया था मैंने। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अर्थ का रेडियस है जो कि श्रिंक कर रहा है कितना 4%, ठीक है, और उसका मास अनचेंज हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अब जैसे रेडियस श्रिंक कर रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, ये जी किस पे, मास पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है, और कैपिटल जी पे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है वैल्यू कैपिटल जी की, ये तो फिक्स है, ये तो कहीं चेंज होने वाली है नहीं, बट मास चेंज हो सकता है, रेडियस चेंज हो सकता है। तो रेडियस को हमने क्या करें 4% श्रिंक कर दिया, ठीक। तो हमारा एक बार देख लेते हैं पुराना रेडियस कितना था, आर लेते हैं हम, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आर को लेते हैं। अब नया जो हम श्रिंक करने के बाद रेडियस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं पहले आर था तो उसको 4% श्रिंक किया तो आर डैश मान लेते हैं श्रिंक रेडियस हमारा, तो आर माइनस 0.04, ठीक है। आर इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.96 आर, सही है। ये हमारा श्रिंक करने के बाद रेडियस आया, ठीक है। अब
इसको हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे। पहला फार्मूला हमने क्या बताया था, जी इजकल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो श्रिंक करने के बाद जो जी का फॉर्मूला उसको हम जी डैश ले लेते हैं, लिख लो भाई इसको नाउ, ठीक, जी डैश इजकल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू है पुट कर लेंगे सिंपली, जी इजकल टू मास अनचेंज है तो जो पहले मास था हमारा वही मास अभी भी रहेगा, ठीक है। जी भी कांस्टेंट वैल्यू है, जी की होती है तो चेंज नहीं होती है, तो जी भी सेम रहेगा। हम यहाँ पुट कर देते हैं आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.96 आर, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है, जी डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना तुम लोग यार, कैलकुलेट कर लेना थोड़ा। जी डैश इजकल टू कितना आया, जी डैश इजकल टू आया 1.08, अब यहाँ से ठीक है 1.08 जी आया, ठीक है। ये जी कहाँ से आया, हाँ ये जी कहाँ से आया मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसका जब आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, जी एम अपॉन में 0.96 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ये कहीं कहीं ये चीज़ सिमिलर नहीं हो रही है, देखो एक बार ये सॉरी यहाँ से हाँ ये सिमिलर नहीं है, तो इस पूरे वैल्यू की जगह हम जी पुट कर सकते हैं, तो वही हमने कर दिया भाई। और 1 अपॉन में 0.96 का जो स्क्वायर होगा 1.08 होगा, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हमें क्या बताना है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, ठीक। तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ तो यहाँ मैं बता देता हूँ उसको कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। देखिए नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक बार जी की वैल्यू देख लो भाई 1.08, अगर थोड़ा शैडो आ रहा है तो आप लोग मैनेज कर लेना, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर यहाँ नहीं समझ में आया था मुझे, शैडो आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि एरर कैसे निकालते हैं, जी डैश माइनस जी अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये आता है परसेंटेज चेंज जब निकालते हैं किसी चीज़ का, तो जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू, मैंने परसेंटेज एरर का भी क्वेश्चन एक कराया था आपको इसके पहले लास्ट वीडियो में, उससे भी आप समझ सकते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या थी हमारी, इनिशियल वैल्यू क्या है अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100 कर देंगे। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, फाइनल वैल्यू हमारी क्या आई, श्रिंक करने के बाद भाई 1.08 जी माइनस जी अपॉन में जी इंटू 100। यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद सब कुछ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8% इंक्रीज कर रहा है, ठीक। सॉल्व तो कर ही लोगे ना आप लोग, ये देखो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, 1 में से 0.8 आएगा अपॉन में जी कट जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 8% कौन सा है भाई, ए, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। 66 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 66 क्वेश्चन क्या है, एक बार स्क्रीन पे आ गया होगा, और मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ। अ चार्ज ऑफ 10 कूलाम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, कोई 10 कूलाम का चार्ज है उसको हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, टू अ पॉइंट पी, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, नियर अ चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के पास लेके आ रहे हैं, एंड इन दिस प्रोसेस 200 जूल ऑफ वर्क इज डन। उस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कितना मान लेते हैं, कोई यहाँ से कोई चार्ज है कितने न्यूटन, कितने कूलाम का, 10 कूलाम का, ठीक है, उसको हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, ठीक, किसी पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट को हम पी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं भाई, शैडो वगैरह आ रहा होगा तो इस पी पॉइंट पे हम इस चार्ज को ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ लेके आने में वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन हो रहा है 200 जूल का। तो यार एक फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। V क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से वर्क डन कितना हुआ था आने में, भाई को कितना टाइम लगा था, इस चार्ज ने कितना काम किया यहाँ तक जाने में,
10 कूलाम का चार्ज था, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 200 जूल का वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब हमें V फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो V हमें फाइंड करना है, वर्क W कितना दिया हुआ है 200 जूल अपॉन में चार्ज कितना है 10 कूलाम। यहाँ से कितना आ जाएगा वोल्टेज, V इज इक्वल टू कट 20 वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा था, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। देख लो एक बार सॉल्यूशन भी देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम 67 पे आते हैं हम। 67 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं एक बार पढ़ भी लेता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ 20 राउंड कॉइल इज रिड्यूस टू 0 फ्रॉम 0.3 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होती है, वेबर में होती है। ठीक है, इन 1 सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है उसको 1 सेकेंड। देन द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द टर्मिनल ऑफ कॉइल। तो हमें क्या बताना है, इंड्यूस्ड EMF बताना है। इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा या मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ा हो क्लास 10 में, तो उसमें आया था इंड्यूस करंट। उसका मैं बताता हूँ कि इंड्यूस EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 67। इंड्यूस्ड, हाँ क्या था, इंड्यूस्ड EMF एक बार मैं लिख देता हूँ। इंड्यूस्ड EMF इज द, ठीक है, is equal to the rate of change of flux, ठीक है, rate of change of flux in the coil। ठीक है, देख लेना यार एक बार, लिख लो इसको क्या होता है इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। सो कॉइल में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बदलती है तो उसको हम रेट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दर कहते हैं। ठीक, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसको मैं रब कर दूँ, इरेज कर देता हूँ। फार्मूला है जो इंड्यूस्ड EMF का इज इक्वल टू -ND∅/dt। क्या बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। तो ये d∅ क्या है, फ्लक्स जो चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हम यूज करते हैं। इस फार्मूले को यहाँ भी लिख देते हैं भाई, कर लेना एक बार आप लोग अच्छे से, -ND∅/dt। ठीक है, तो फार्मूले से कर देंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 0 से 0.3 वेबर तक गया। ठीक है, फ्लक्स कितना चेंज हुआ, फ्लक्स में को हम d∅ से, अरे यार फ्लक्स मतलब d∅, 0 से 0.3, ठीक है, वेबर तक गया। टाइम कितना लगा उसको जाने में टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, EMF बताना है। तो n नंबर ऑफ कॉइल्स कितना दिया हुआ था 20 कॉइल्स। n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कॉइल्स है, d∅ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, dt क्या है, टाइम कितना लगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -20 नंबर ऑफ कॉइल कितना दिया हुआ था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल या सॉरी नंबर ऑफ, हाँ राउंड, मतलब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न या राउंड लिख सकते हैं, टर्न या राउंड, क्योंकि ऐसे घुमा घुमा होता है ना इंड्यूस EMF का। मैं बताता हूँ आपको एक डायग्राम, ऐसे 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 रहता है। तो कितना टर्न्स हुआ है इसमें, 20 टर्न्स है। 20 इंटू d∅ कितना है, कितना के कहाँ से कहाँ तक गया वो 0.3 - 0 अपॉन में टाइम कितना लगा इसको करने में 1 सेकेंड। यहाँ से हमारा EMF का आ गया, क्या आ गया भाई, -6 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा।
6 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी पे टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, पढ़ लेता हूँ जल्दी से क्वेश्चन को। अ साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड वेव की? एफ इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। ठीक है, एंड वेवलेंथ 80 सेंटीमीटर। लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ 80 सेंटीमीटर। पहले भाई यूनिट पे ध्यान देना सब कुछ। ठीक है लैम्डा कितना दिया? 80 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। अब इस फ्रिक्वेंसी के वेवलेंथ को, सॉरी इस फ्रिक्वेंसी के साउंड को 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो पहले इस लैम्डा की जो 80 सेंटीमीटर वैल्यू है उसको हम मीटर में करते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन आता होगा सबको। अगर लैम्डा को हम मीटर में करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना भाई, ये चीज़ बताऊँगा मैं, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक, और मैं आपको एक बार फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला कौन सा इसमें यूज हो रहा है? वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ठीक है, इसमें v क्या है? वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ साउंड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पर यूनिट टाइम ना, पर सेकंड में कितना वेवलेंथ, मतलब कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम स्पीड मतलब वेलोसिटी निकाल लेते हैं। उस साउंड की वेलोसिटी कितनी है इस फार्मूले से, v इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू से। फ्रीक्वेंसी पहले हमें कितनी होती है? 500 हर्ट्ज। तो फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। तो v इज इक्वल टू लैम्डा कितना आया? 0.8 मीटर इंटू म्यू कितना है? 500 हर्ट्ज। तो यहाँ से वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? 5 इंटू 8 8 40 400 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया पहला। ठीक है, वेलोसिटी आ गया। हमें फाइंड क्या करना है कि अब फ्रीक्वेंसी, एक साउंड का वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज है। उस किस स्पीड से चल रहा है वो? 400 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है कि वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अब फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए फार्मूला लगा रहे हैं। और मैंने क्या बताया था आपको? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है म्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है टाइम। तो इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। दूसरा निकालना क्या है हमें? टाइम। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। अब म्यू की जगह क्या रख देंगे? 1/t। लैम्डा इंटू 1/t। v कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना है? 1 किलोमीटर इन सेकेंड केस। लैम्डा इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? यूनिट का ध्यान रखना है आपको कि सारी यूनिट हम क्या किसमें कर रहे थे? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में। अब इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो लैम्डा को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 1000 मीटर। ठीक, यहाँ पे पुट कर दो सिंपली 1000 इंटू 1/t। यहाँ से t की वैल्यू, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको इससे काट दो, क्या बचा? t इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारा t कितना आ गया? t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। 25 सेकेंड ही तो आएगा भाई, 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा 2.5 सेकेंड में? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 68 क्वेश्चन तक हो गया। अब हम आते हैं 60। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है, मौसम तो बिगड़ता बनता रहेगा। चलिए कहाँ पे आते हैं हम? 69 क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ भी लेता हूँ। इन एन LCR सर्किट 100 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एंड पॉइंट। ठीक है, इन सर्किट इंड्यूस रिएक्टेंस इज XL इज इक्वल टू 20 ओम, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज इक्वल टू XC इज 20 ओम एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम। द इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, इम्पिडेंस का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इम्पिडेंस का फार्मूला होता है, एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन कर, मैं ये अब देख लेना कि
इंड्यूस रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है, पहले गिवन क्या है, एक्सएल कितना दिया हुआ है 20 ओम, एक्ससी कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है, ये भी 20 ओम दिया हुआ है। ठीक, फार्मूला क्या यूज होता है, फार्मूला होता है कि Z इज इक्वल टू, फार्मूला Z इज इक्वल टू R प्लस जे सी एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एक्ससी क्या है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। ठीक है, और आर हमें पता ही है, सब कुछ दिया हुआ है भाई, बस फॉर्मूले पे पुट करना है, सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा। आर कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन कितना आर है 5 ओम। ठीक है, अब इस सिंपल इस फॉर्मूले में चीज़ों को पुट करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा शैडो यहाँ आ रहा है सेंटर पे, तो जेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो जेड इक्वल टू आर कितना हुआ है 5 ओम प्लस जे 20 माइनस 20, ये कितना बचा 20 माइनस 20 0, तो यहाँ जेड इक्वल टू कितना आया 5 ओम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और 5 आया तो जेड की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। जेड क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा आप सब लोगों ने, ए प्लस आयोटा बी वाला, तो जेड क्या है, रियल वाला पार्ट है, इसमें कहीं इमेजिनरी पार्ट आया नहीं आयोटा वगैरह, तो इसीलिए जेड को हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 2 रेजिस्टेंस कंबाइन इन सीरीज ऑर्डर प्रोवाइड 50 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, तो सीरीज पैरेलल का आपको फार्मूला पता ही होगा। सीरीज का फार्मूला क्या होता है, जब सीरीज में 2 रेजिस्टेंस जुड़े थे तो R1 प्लस R2 बराबर 50 ओम। ठीक है, एंड व्हेन इट्स कंबाइंस इन पैरेलल ऑर्डर प्रोवाइड्स 8 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ लिख देते हैं भाई, कुछ बच्चे हैं, इन सीरीज, तो यार ये सब फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए सीरीज पैरेलल का। सीरीज पैरेलल का R1 प्लस R2 प्लस R3 इजकल टू R इक्वलेंट, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और पैरेलल वाले में क्या होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R3, ऐसे चलता रहेगा 1 में R इक्वलेंट। ठीक, ये दोनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको हम पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में क्या आएगा 1 में R1 प्लस 1 में R2 बराबर कितना है, इक्वलेंट कितना आ रहा है 8 ओम। ठीक है, हाँ ये लिख दे भाई पैरेलल, चलो यार ऐसे लिख दो पैरेलल। ठीक है, अब ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये रिजल्टेड ये है, तो इसमें बेसिक मैथ्स लगाना है, मैथ लगा के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, R1 R2 की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब लगाते हैं बेसिक मैथ्स। R1 R2 आपके पास गिवन है, पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि R1 प्लस R2 इजिकल टू 50 है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 इजिकल टू 1 में 8। ठीक, अब इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा R1 प्लस R2, क्वेश्चन इधर से सॉल्व करते हैं यार, 1 में 8। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 में R1 प्लस 1 में R2 इक्वल टू 1 में 8। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, बेसिक मैथ्स लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा ऊपर R1 प्लस R2 बराबर अपॉन में R1 R2 इक्वल टू 1/8। ठीक, अब R1 प्लस R2 यहाँ से पुट कर लेंगे हम, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यहाँ से R1 R2 की वैल्यू रख देंगे। R1 R2 कितना है 50 अपॉन में R1 R2 इक्वल टू 1 में 8। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम R1 R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो R1 R2 इक्वल टू कितना आएगा 8 5 40, मतलब 400। ठीक, ये R1 R2 आ गया। अब इसमें से हम एक एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक,
अब यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकालते हैं, किसी एक को लेके चलते हैं, R1 निकालो या R1 निकालो, तो R1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 400/R2, सही है, ठीक। अब इसी को लेके हम सॉल्व कर लेंगे, चुपचाप जहाँ जहाँ R1 है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दिया जाए। हाँ, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। चलिए पहला किसको लेके चले भाई, पहले को दूसरे को, पहले को ही लेके चलते हैं, चलो ठीक है पहले को लेके चलते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है हमारा, R1 + R2 = 50। अब यहाँ R1 की वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है 400/R2 + R2, R2 हो गया यार 50। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, कोई इक्वेशन बनेगा 400 + R2² = 50R2। अब ये कहीं देखा इक्वेशन लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने मत में, द्विघात समीकरण, यूपी बोर्ड के बच्चों। इसको इक्वेशन बना लेते हैं, R2² - 50R2 + 400 = 0। ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, तो क्या आ जाएगा R2², अरे यार R2² - 40R2 - 10R2 + 400 = 0। अब यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आएगा, R2 - 40 और एक आया R2 - 10, तो R2 की क्या वैल्यू आ गई, R2 = 10 और 40, ठीक है भाई। R2 की वैल्यू आ गई 10 या 40, ठीक है। तो ऑप्शन, अब इसको कैसे मैच करेंगे, R2 आ गया 10 या 40, एक बार हम 10 रखते हैं इसमें। अगर यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो 10 + R1 = 50, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ठीक है। अगर हम एक बार 40 रख रहे हैं तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हम ऑप्शन से मैच करें, ऑप्शन क्या क्या गिवन है आपके पास, ऑप्शन गिवन है कि 21, 29, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। बी क्या है 10 और 40, सी क्या है 20 और 30, डी क्या है 15, 35। तो ये तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो रहा है, चौथा भी कैंसिल हो रहा है। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, बस ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है 10 ओम और 14 ओम, 10 ओम एंड 40 ओम, ठीक है। ऐसे लिख दो थोड़ा यार, 10 ओम एंड 40 ओम, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन थोड़ा यार सीरीज पैरेलल का ये जो उन्होंने बताया है, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, मैं पढ़ भी लेता हूँ। और स्टोन इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक स्टोन है जो कि हम 20 मीटर हाइट से उसको 71 क्वेश्चन, ठीक है। ये है एक स्टोन है, ये समथिंग हाइट से, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं इसको भाई हम 20 मीटर हाइट से इसको गिरा रहे हैं। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। जब फ्री, हाँ आपने 9th में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, उसमें ग्रेविटेशन में जिसमें फ्री फॉल की बात आती है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। और जब ये स्टोन आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उस समय वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, स्ट्राइक करने के जस्ट पहले की वेलोसिटी बताते हैं, क्योंकि जब स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुक जाएगी। तो स्ट्राइक करने की जस्ट पहले के, तो v = √2gh होता है। h क्या है, हाइट है, ये क्या है उस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। 2g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है स्टोन जहाँ से जितनी हाइट से नीचे गिर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे। और वेलोसिटी कितनी यूनिफॉर्म उसकी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ इसमें 10 मीटर पर सेकंड, तो जी की वैल्यू क्या रखेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी हम फाइनल वेलोसिटी पहले बता देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में v = √2gh, ठीक है।
2 इंटू जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच कितना है इंटू 20 क्या मीटर। तो ये v यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो भाई, 20 20 40 400, मतलब v की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो 20 मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो v आ गया। अब हमें क्या बताना है व्हाट वेलोसिटी आफ्टर व्हाट टाइम। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है 20 मीटर से। अब टाइम कितना लगा इसको नीचे से आने में ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला आपको पता ही होगा, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस वाले फार्मूले से हम टाइम को फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फ्री फॉल के केस में मैंने क्या बताया था कि कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल का केस हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 रहती है, क्योंकि जस्ट मैंने इसके ऐसे ड्रॉप किया। देख ऐसे ये फ्री फॉल, ये मैंने मार कर लिया और इसको मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ, तो कोई वेलोसिटी थोड़ी मैं दे रहा हूँ, इसको ऐसे छोड़ देना, सिंपली छोड़ रहा हूँ ना, कोई वेलोसिटी ना कोई फोर्स लगा रहा हूँ, सिंपली इसको मैंने रिलीज कर रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, ऐसा थोड़ी कि मैं इसको ऐसे फोर्स करके फेंक रहा हूँ, तब उस समय कुछ वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ से हमें टी फाइंड करना है, तो टी यहाँ से क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, टी आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक, टाइम 2 सेकेंड आ गया। वेलोसिटी कितनी आई हमारी फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा v 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, कर लेते हैं हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 72 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में क्या की मैंने कि 1 प्रोटॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है दी हुई है 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इंटेंसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड इन पैरेलल ऑफ फील्ड। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन विल बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बी से किसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 2500 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें, वेलोसिटी दी हुई है 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इन पैरेलल फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की जब बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू QVB sin थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम फोर्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, B इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, Q का है चार्ज है, V क्या है वेलोसिटी है, थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल। तो जब ये पैरेलल है तो उसमें एंगल कितना हो जाएगा, जब क्या दिया है प्रोटॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में कितना है, दोनों पैरेलल फील्ड है, पैरेलल फील्ड है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ना। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, जब थीटा 0 तो पूरा फोर्स 0। साइन थीटा 0 किस बात कितना होता है साइन 0 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 0। ऑप्शन कहीं लिखा है 0 न्यूटन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, सीधे अगर फार्मूला आपको पता है और बेसिक ये पता है कि थीटा 0 कहाँ पे होता है, दो चीज़ें पैरेलल है तो उसके बीच में एंगल कितना होगा 0 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 पे लेता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, और वो फार्मूला क्या बताया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाला F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात जब हम करते हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना इसको। मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, Q क्या है चार्ज है, V क्या है वेलोसिटी है, और दो फील्ड के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, चलो 73 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार आ गया होगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री इज एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 95 डिग्री सेल्सियस। द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। ये आप लोगों ने हीट गेन इज टू हीट लॉस पढ़ा ही होगा, जैसे हम सर्दियों में पानी गर्म करते हैं तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। 73 क्वेश्चन। ठीक है,
इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, सिंपल सा, उसी फार्मूले पे बस पुट करना है और आंसर आपको इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो टी क्या बताना है हमें, रिजल्टेंट टेम्परेचर। तो रिजल्टेंट टेम्परेचर का फार्मूला जो होता है टी इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, टी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर। फार्मूला लिख दूँ या डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ? चलो फार्मूला लिख देता हूँ एक बार जल्दी से, m1 इंटू T1 प्लस, ठीक है, m2 इंटू T2 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। रिजल्टेंट टेम्परेचर निकालने का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को देख लो भाई, याद कर लो, जनरली इससे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। उसको इम्पोर्टेंट मार्क्स में कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन इससे आए हुए एग्जाम में और आते भी हैं, ठीक है। अभी मैं CHS के लिए बच्चों को पढ़ा रहा था क्लास 11th के लिए, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। तो मोस्ट प्रॉब्ली की डिप्लोमा में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला सिंपल हम पुट कर देंगे भाई। फॉर्मूला क्या है हमारा, m1 कितना है 100, टेम्परेचर कितना है उस समय 60, प्लस m2 कितना है 180, टेम्परेचर कितना है 95, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2 100 प्लस 180। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम हो रहा है, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर T कितना आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी बोलते हैं, ठीक है। 73 हो गया सब चंगासी। आप क्या आ गया होगा क्वेश्चन 74। क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इफ 108 माइक्रोकूलम चार्ज इज अवेलेबल इन इट, चार्ज कितना दिया हुआ है 108 माइक्रोकूलम इज अवेलेबल इन इट, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। तो आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा होगा क्लास 10th में, Q इज इक्वल टू CV, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q क्या है, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, चार्ज दिया हुआ है और C दिया हुआ है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके सिंपल इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो फार्मूले का यूज़ करते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। Q कितना हुआ है हमारे पास 108 माइक्रोकूलम, दोनों यूनिट किस में दी हुई, एक माइक्रोफैराड में एक माइक्रोकूलम में, तो दोनों माइक्रो में है, तो हमें कन्वर्ट करने की इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू C कितना है, C कितना है 3 माइक्रोफैराड इंटू V। अब यहाँ से हमें V फाइंड करना है, V फाइंड करना है तो इसको इधर कर देंगे, V इज इक्वल टू आ जाएगा कितना है भाई, V इज इक्वल टू 36 वोल्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर C, ठीक, ऑप्शन C मैच कर रहा है, टिक कर लो इसको। 74 ओके, इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको। नाउ अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री का सेशन लेके आएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ क्वेश्चन को। चलो, हीट किसमें दिया है, कैलोरी में। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ 6 kg, ठीक है। कॉपर इज सेम एज द हीट इन कैलोरी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री इन 3 kg लीड, ठीक है। दो अलग अलग मेटल दिया हुआ है, एक कॉपर दिया हुआ है, एक लीड दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है और टेम्परेचर कितना कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है 0.09, ठीक है। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड विल बी, तो उसके लिए फार्मूला हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन वाला mCp डेल्टा T वाला फार्मूला यूज होगा, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में अभी आप पढ़ेंगे 11th में, और 10th में उसका एक थोड़ा बहुत 9th में आता है एक पार्ट, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है कि कॉपर में कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है। पहले कॉपर के बारे में लिख लेते हैं हम। टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है 10 डिग्री टू सेल्सियस टू
20 डिग्री। ठीक है, मास कितना है कॉपर का? मास कितना है भाई? 6 kg। बोलो, चुप क्यों हो? मास 6 kg है। अब लीड में आते हैं। लीड में मास कितना दिया हुआ है? 3 kg ना, सही है? 3 kg। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है इसका? 20 डिग्री टू 100 डिग्री। भाई तगड़ा है। चलो, ये मैंने, और स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में क्या दी हुई है? C इज इक्वल टू 0.09। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट गिवन है हमारे क्वेश्चन में। अब हमें स्पेसिफिक हीट बताना है लीड का। ठीक, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा मैं बता देता हूँ। कौन सा फार्मूला यूज होगा? फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, MC ऑफ मास ऑफ कॉपर और स्पेसिफिक हीट ऑफ MC डेल्टा T इज इक्वल टू, मतलब वही हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन सबको जानते होंगे कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक, तो वही हमको एनर्जी को बस बैलेंस करना है, हीट को, इसको। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ लीड लिख देते हैं। L से लीड हो गया ये कॉपर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड इनटू डेल्टा T। ठीक, अब ये फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे, हाँ, इस फार्मूले पे हम पुट करते हैं जो जो हमारी वैल्यू है। फार्मूले पे पुट करेंगे तो M कॉपर, C ऑफ कॉपर इंटू चेंज डेल्टा T इज इक्वल टू मास ऑफ लीड, C ऑफ लीड इंटू डेल्टा T। ठीक, अब मास ऑफ कॉपर कितना है? 6 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है? 0.09। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है इसका? 20 से 10 से। वैसे जब हीट का क्वेश्चन हम कर देते हैं तो मोस्टली हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, बट यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। या टेम्परेचर केल्विन में करें या सेल्सियस में करें, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। चाहे तो आप कर भी सकते हैं इसको, 20 को जब केल्विन में करेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ लीड कितना है? 3 इंटू C ऑफ लीड। स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड हमें फाइंड करना है ना, इंटू कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चल रहा है? 100 माइनस 20। ठीक है, ठीक, चलो अभी छोटा मोटा सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं भाई। इसको मल्टीप्लाई करके अब आप 6 इंटू 0.09, यहाँ क्या है? 10 इज इक्वल टू 3 इंटू C ऑफ लीड 80। अब यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड कितना आ जाएगा? C ऑफ लीड, L से लीड हो रहा है भाई, लेड कितना हो जाएगा? 0.022। ठीक है, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर A। ठीक, सो हो गया सारे क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी चीज़ें आपको लग रही हो कि सर इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। और फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया पार्ट मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री को लेके आएंगे। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और तुम लोगों को भाई ऑफलाइन वाले बच्चे समझ में आया होगा। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड हो तो आप, मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसको जाके ज्वाइन करो, क्वेश्चन सेंड करो, हम सॉल्यूशन सेंड करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन रिटर्न में तो उसका मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा। और ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लिखते आ रहा था इस सीरीज को अच्छे से करके जाना एग्जाम में यार, आने वाला है इससे क्वेश्चन। ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया। जो वो बच्चे होते हैं ना जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद भी बाहर ऐसे बुक पलटते रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ऐसा लगता है कि एक बार एक झलक देख ली इसको तो 2-3 क्वेश्चन 4 तो इजीली इस सब फॉर्मूले से अगर आ जाए तो क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो, जो बस हाँ प्रैक्टिस करो खूब। इन सब फॉर्मूले से खूब धुआंधार प्रैक्टिस करो एकदम क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बाकी यार जो डाउट वगैरह है तो फिर तो हम लोग हैं ही बताने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।